नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश का इतिहास और चौहान वंश के इतिहास में भी हमारा चल रहा है पृथ्वीराज चौहान। और पिछली क्लास में हमने पूरे तर्क के साथ, साक्ष्यों के साथ हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात की, उसके प्रधानमंत्री की बात की, सेनापति की बात की और शुरुआत में किस प्रकार से उनकी माता उनका शासन चलाती है ये बात की, राज्याभिषेक की बात की। फिर हमने बात करी थी कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों, गढ़वालों और चालुक्यों पर नियंत्रण स्थापित किया था। साथ ही हमने इसी चर्चा में हमने संयोगिता की ऐतिहासिकता क्या है उस पर भी चर्चा की थी। सारी बात हमने स्पष्ट रूप से लिख भी दी थी कि गुड़गांव का सबसे पहले 1178 में, जहां पर मोहनबल ने क्या किया था, पृथ्वीराज के चाचा नागार्जुन को परास्त किया। उसके बाद हमने पृथ्वीराज ने किस प्रकार से भंडारकों पर विजय प्राप्त की और किस प्रकार से तुमुल के युद्ध में चंदेलों पर विजय प्राप्त की, इसके बारे में बात की। फिर 1184 में नागौर के युद्ध की बात की थी, भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसके बाद हमने गढ़वाल और चौहान साम्राज्य की बात की थी और संयोगिता की ऐतिहासिकता पर चर्चा की थी। बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने बात की, यही वो दौर था जब भारत में किसका प्रवेश होता है, मोहम्मद बिन शाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ना, तो एग्जैक्ट नाम इसका था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन शाम इसकी उपाधि थी। गौरी मैं आपको बता दूं, ये गजनी में एक जगह थी गौर प्रदेश, यहां का रहने वाला था, इसलिए अपने नाम के पीछे क्या लगाता था, गौरी लगाता था। और ये संभवतः पहला तुर्क आक्रमणकारी है जो भारत पर राज करने के उद्देश्य से आया था। इससे पहले जितने भी तुर्क आक्रमण कर आए मित्रों, वो भारत में राज करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, बल्कि वो भारत में क्या, लूटमार करने के उद्देश्य से आए थे। ये पहला था जो लूटमार करने नहीं, बल्कि भारत में वास्तव में शासन करने के लिए आया था, राज करने के लिए। और इसका तो मानना था कि भारत इसकी बकौती है, क्योंकि महमूद गजनवी ने बताया जाता है भारत को कई बार लूटा, कई बार जीता, तो ऐसे में तो भारत पर तो इसका क्या है, पैतृक अधिकार है। यह दावा किसका था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। इसकी भारत में एंट्री होती है 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। 1175 में ये क्या करता है, सिंध, मुल्तान और ठट्टा पर अधिकार करता है। ये सारी जगह वर्तमान में कहां चली गई, अपने पाकिस्तान में चली गई है, मतलब। तो 1175 में यहां पर अधिकार करता है और 1178 में ये गुजरात पर हमला करता है, 1178 ईस्वी में। और कौन सा युद्ध होता है, आबू का युद्ध होता है, आबू का युद्ध। ये आबू का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो मित्रों ध्यान रखना, आबू का युद्ध हुआ था भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड तथा गौरी के बीच में, जिसमें क्या होता है, भीमदेव सेकंड विजयी होता है। और ये भारत में गौरी की क्या थी, पहली हार थी। भारत में गौरी की पहली हार। इसके बाद 1178 ईस्वी से लेकर 1190 तक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई सारे युद्ध लड़े गए हैं, जो बहुत बड़े युद्ध नहीं रहे होंगे, संभवतः छोटे बड़े युद्ध रहे होंगे ना। हम देखते हैं कि इतिहास में कई सारे युद्धों की जानकारी मिलती है। जैसे पृथ्वीराज रासो में कितने 21 युद्ध बताए गए हैं, अमीर महाकाव्य में कितने 7 युद्ध, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 युद्ध, प्रबंध कोश में 20 युद्ध, सुरजन चरित्र में 21 युद्ध और प्रबंध चिंतामणि में
23 युद्ध बताए गए हैं। ये सारे के सारे युद्ध किसके बीच में? पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुए हैं। और हर युद्ध में विजयश्री किसको मिली है? पृथ्वीराज चौहान को। हम आजकल के इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये बातें ठीक नहीं है। उनका कहना है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध लड़ गए, दोनों ही तराइन के मैदान में लड़े गए। एक में पृथ्वीराज जीता और एक में पृथ्वीराज की हार हुई। ऐसा है, युद्ध का मतलब ये आवश्यक नहीं है कि हर बार पृथ्वीराज चौहान और गौरी की क्या हो, आमना सामना हो। इतनी बात तो तय हो गई थी कि गौरी और पृथ्वीराज की सीमाएं आपस में टकरा चुकी थी। जैसे ही गौरी ने क्या कर दिया था, सिंध और ठट्टा पर अधिकार कर दिया था, तो इसके इधर का एरिया किसका था? पृथ्वीराज चौहान का था। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बॉर्डर पर छोटी बड़ी झड़पें तो हुई होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आस पड़ोस में ही है, या जो तराइन के दोनों युद्ध है वो तो वास्तव में इन जो छोटी मोटी झड़पें हुई है उसका चरमोत्कर्ष है, परिणति है, अंतिम परिणाम है। उससे पहले भी छोटी बड़ी इनके बीच में लड़ाइयां हुई है और हर बार क्या रहा है, पृथ्वीराज चौहान की सेना का पलड़ा भारी रहा है। तो वास्तविक ये स्थिति हो सकती है ना। सिरे से खारिज कर देना कि नहीं ये सब झूठ है, ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो तो जो 1191 और 92 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुए हैं, ये तो अंतिम युद्ध है, बड़े युद्ध है। उससे पहले भी तो युद्ध हुए हैं और उन्हीं की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। आप ये सारे के सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। कारण यह है कि अभी सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सुरजन चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में कितने युद्ध हुए? 21 युद्ध हुए, है ना। इसी तरह पृथ्वीराज रासो के अनुसार भी कितने युद्ध हुए? 21 युद्ध हुए। अमीर महाकाव्य के अनुसार कितने युद्ध हुए? 7 युद्ध हुए। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कितने? 8 युद्ध। सर्वाधिक 23 युद्ध कहां पर बताए गए हैं? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में बताए गए। तो प्रश्न इस प्रकार से भी साथियों पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सभी के बारे में ध्यान रखना होगा। अंत में 1190-91 के आसपास की बात है मित्रों। 1190-91 मोहम्मद गौरी क्या करता है? मोहम्मद गौरी किस पर? तबर हिंद पर अधिकार करता है। तबर हिंद, ये तबर हिंद पर क्या करता है? अधिकार करता है। ये तबर हिंद वर्तमान में मित्रों ध्यान रखना भटिंडा, वर्तमान में इस तबर हिंद को क्या कहते हो? भटिंडा, जो कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो ये तबर हिंद पर क्या करता है? गौरी अधिकार करता है और यहां पर अपना प्रशासक नियुक्त करता है गाजी जियाउद्दीन। गाजी जियाउद्दीन, ये बात है 1190-91 की मित्रों। तो जैसे ही गौरी तबर हिंद पर अधिकार करता है, ये पृथ्वीराज को खटकता है। अब क्या हो गया है? पृथ्वीराज के सर के ऊपर कौन आकर बैठ गए हैं? तुर्क आके बैठ गए हैं। भाई हमारा जो राजस्थान है ना, अगर हम आज के राजस्थान की बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ये पंजाब का एरिया तबर हिंद का है ना, भटिंडा का एरिया, और यहां पर कौन आके बैठ गया है? गौरी आके बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान किसको बर्दाश्त नहीं कर सकता? अपने सिर पर तुर्कों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में 1191 में क्या किया? पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर हमला कर दिया और ये गाजी जियाउद्दीन को भगाकर क्या कर दिया? तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर दिया। ऐसे में आवेश में कौन आ गया? मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज को दंडित करने के उद्देश्य से एक बड़ी फौज लेकर किधर बढ़ता है? तराइन के मैदान की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से मित्रों 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में कौन सा युद्ध होता है
तराइन का प्रथम युद्ध। ये बात कब की है? 1191 ईस्वी में। तराइन कहां पड़ता है? तराइन वर्तमान में पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल कहां है? हरियाणा में। यहां पर कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और हम सब जानते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का क्या होती है? विजय होती है। विजय कौन होता है? पृथ्वीराज। एक्चुअल में ध्यान देना, इसी युद्ध में पृथ्वीराज की एक दल का नेतृत्व कर रहा था गोविंद राय। कौन कर रहा था? गोविंद राय। ये गोविंद राय कौन था? यह दिल्ली का गवर्नर था। दिल्ली का गवर्नर। ये दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय और गौरी के बीच में डायरेक्टली मुठभेड़ होती है। और इस मुठभेड़ में क्या होता है कि गौरी के भाले के प्रहार से गोविंद राय घायल हो जाता है, उसके 2 दांत टूट जाते हैं। लेकिन वापस गोविंद राय जब गौरी पर वार करता है तो गौरी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और तुर्क सेनाएं क्या करती है? गौरी को लेकर भाग जाती है। अब यहां पर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी की भागती हुई सेना पर हमला नहीं करता है, उन्हें भागने देता है। आज भी यह एक बड़ा ही विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान की महानता थी। हमारे अपने कुछ आदर्श थे कि हम भागते हुए पर हमला नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो इतने आदर्श हैं, ये सारे आदर्श ये तुर्कों और मुगलों के लिए संभाल रखे हैं क्या? जब आपको यहां पर किससे युद्ध करना था? अपने ही बंधुओं से युद्ध करना था। जैसे अपना एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि ये किसके साथ में? चंदेल शासक के साथ युद्ध होता है। और ये चंदेल शासक पर जब पृथ्वीराज ने हमला किया था, और कौन सा युद्ध होता है? तुमुल का युद्ध होता है। और ये युद्ध हम सब ने बात की थी कि ये युद्ध रात में लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज ने चंदेलों पर रात में अटैक कर दिया, लेकिन गौरी के समय वो आदर्श याद आ गए और हम भागतुओं पर हमला नहीं करते। ये क्या बात हुई? सारे आदर्श क्या तुर्कों के लिए संभाल के रखे हैं क्या? ऐसी स्थिति में कुछ विद्वान इसे पृथ्वीराज चौहान की क्या बताते हैं? बहुत बड़ी भूल बताते हैं। सांप के फन को सीधा कुचला जाना चाहिए, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। गौरी को माफ कर देना, उसे भागने देना पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल भी बताते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहां तक लिख दिया कि ये जो कालखंड है, खास तौर से 1191 का काल, या यूं कहें तराइन के दूसरे युद्ध के पहले का जो काल है, ये काल पृथ्वीराज चौहान के लिए ठीक वैसा ही था जैसे कोई नौसिखिया खिलाड़ी होता है जो नया नया मैदान में आता है और अपने शुरुआती विजयों की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो अहंकार में आ जाता है या हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें अनुभव की कमी होती है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो क्या कह दिया है कि पृथ्वीराज चौहान का व्यवहार एक नौसिखिए खिलाड़ी की तरह था, जिसने अभी अभी पदार्पण किया है और शुरुआत में उसको सफलताएं मिल चुकी है और उन सफलताओं को पचा नहीं पा रहा है। कारण कि इसी युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान एक उपाधि धारण करता है, दल पुंगल। दल पुंगल, दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर दशरथ शर्मा यही कह रहे हैं कि तराइन के युद्ध में गौरी को क्या हराया, यहां पर पृथ्वीराज चौहान खुद को विश्व विजेता समझ बैठा है और ये उसे उसके अहंकार का प्रतीक बता रहे हैं, विशेष रूप से डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इसके बाद भी, उसको माफ करने के बाद भी, पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंधन किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा विशेष प्रबंधन नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद में वो संयोगिता का प्रसंग बता रहे हैं
और क्या हो गया है, पृथ्वीराज चौहान भोग विलास में डूब गया है। और दूसरी तरफ गौरी क्या कर रहा है, अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस तैयारी में जुट जाता है। तो ये जो व्यवहार है पृथ्वीराज चौहान का, इस व्यवहार को डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं, एक नौसिखिया खिलाड़ी। तो ऐसा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ये भी संभव हो कि अपने स्थान पर सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की आयु क्या है? इस समय पृथ्वीराज चौहान की आयु 25 वर्ष है। अरे 25 वर्ष का युवा वही करता है हर कालखंड में जो पृथ्वीराज चौहान ने किया है ना। तो ये तो बात ठीक है, आप दशरथ शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नौसिखिया खिलाड़ी, और बालक है वो। ये जो हासिल किया है ये भी बहुत बड़ी उपलब्धियां है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और अब तक इसने जो जो हासिल किया है उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। पृथ्वीराज चौहान ने जिस उम्र में जो हासिल किया है उस उम्र में हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान की योग्यता पर तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, और इस कालखंड में पृथ्वीराज चौहान की जिन हरकतों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर कोई भी होता इस उम्र में मेरे ख्याल से यही व्यवहार करता। और पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ विद्वान पृथ्वीराज चौहान को गलतियों का पुतला बता देते हैं। ठीक है, उसकी पहली गलती मैंने आपको बताई थी कि उसने क्या किया, कैम्बास की हत्या कर दी। यहां पर गड़बड़ हो गई। पृथ्वीराज चौहान को मैंने कल भी कहा था कि कैम्बास जैसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति का लाभ लेना था। उसके मार्गदर्शन में अगर कुछ समय और शासन किया होता तो संभवतः पृथ्वीराज चौहान आज कुछ और होता। और दूसरी उसकी उम्र ये मात्र 25 साल का है। पृथ्वीराज चौहान यदि 20 साल 30 साल और जिंदा रहता है और 45-50 साल की उम्र में पहुंचता है तो उस समय दृष्टिकोण व्यक्ति का बदल जाता है। एक 20-22 साल की उम्र के व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? तो पृथ्वीराज चौहान ने ठीक वही व्यवहार दिखाया है जो इस उम्र में कोई भी व्यक्ति दिखाता है। तो इसको लेकर हम इसकी योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हाँ, यह जरूर है अनुभव की कमी थी इसलिए कुछ गलतियां हुई। जवान था, जोशीला था, इसलिए कुछ गलतियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन गलतियों का खामियाजा न केवल पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ा बल्कि संपूर्ण भारत को भुगतना पड़ा। हम सब जानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद क्या हो जाता है, संपूर्ण भारत में तुर्क सत्ता की शुरुआत होती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गलतियों की वजह से भुगतना तो पड़ा ही। खैर, क्या होता है, तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार होती है और वो भाग जाता है। और इस युद्ध के बाद बता रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई विशेष प्रबंधन नहीं किया और वो क्या हो गया, वो संयोगिता के साथ में भोग विलास में डूब गया। उधर दूसरी तरफ गौरी क्या कर रहा है, अपनी इस हार का मूल्यांकन करता है कि अगर मेरी हार हुई तो क्यों हुई, और अब अगर मैं वापस हमला करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो तराइन के पहले युद्ध का मूल्यांकन उसने इस प्रकार से निकाला कि राजपूत युद्ध में जोशीले हैं, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, वो युद्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी सैनिक क्षमता क्या है, तो पृथ्वीराज की सेना में पैदल और हाथी हस्ती सेना अधिक है। हमें इसका तोड़ निकालना होगा, और इसका तोड़ निकालने के लिए इसने क्या की, एक अरबी घोड़ों की फौज बना ली। विशेष रूप से अरबी घोड़ों की एक स्पेशल क्या बनाई गई, बटालियन बनाई गई। और इनको लेकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए फिर एक बार कौन आ जाता है, गौरी आ जाता है। अच्छा, एक बात गौरी को और समझ में आ चुकी थी कि राजपूतों से लड़के जीतना मुश्किल है ना, इनको धोखे में रखना भी जरूरी है। तो बताया जाता है कि जब गौरी सेना लेकर रवाना हुआ उस वक्त उसने पृथ्वीराज चौहान से पहले ही संपर्क किया था और यह कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आ रही हूं, बल्कि मैं किस लिए आ रहा हूं, हम क्या कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और सीमाओं का निर्धारण कर लेते हैं। भाई हमें यह बात करना है कि आप सिंध और थट्टा की ओर नहीं बढ़ोगे, मैं पूर्व की ओर नहीं बढ़ूंगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। इस प्रकार से क्या कर दिया, एक पत्र भिजवा दिया, किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। ऐसे
ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान बताया जाता है अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, बल्कि वो अपने कुछ गिने चुने मुख्य योद्धाओं को लेकर गए। और उसमें भी जो मेन योद्धा थे वो पहले इतने सारे युद्धों में क्या हो चुके थे, काम आ चुके थे। तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के बता रहे हैं योग्य योद्धाओं की भी क्या हो गई थी, कमी हो गई। ऐसी स्थिति में अच्छा कुछ सैनिक उसके सीमा पर लगे हुए थे। देखो पृथ्वीराज चौहान ने ये शुरुआती विजय की थी ना, भीमदेव को हराना, परमार्थ देव को हराना, जयचंद को हराना। तो ऐसे में क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान का सैनिक खर्च बढ़ गया क्योंकि इसके चारों तरफ अब दुश्मन थे। तो ऐसी स्थिति में उसको बॉर्डर की रक्षा करने के लिए अपनी एक बड़ी बटालियन सीमा पर बिठाए रखनी पड़ती थी। और सीमा पर ये जो सैनिक खर्चा आ रहा था, इन सेनाओं को यहां से कभी भी वो हटा नहीं सकता था। तो ऐसे में बताया जा रहा है जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उस समय ये जो सीमांत सैनिक थे, ये सैनिक जो पृथ्वीराज के खुद के थे, वो भी पृथ्वीराज का सहयोग करने के लिए समय पर पहुंच न सके। और पड़ोसी राजाओं से तो ये अपेक्षा कर ही नहीं सकता था पृथ्वीराज की वो हेल्प करे, चाहे वो जयचंद गढ़वाल हो, चाहे वो परमार्थ देव हो, या गुजरात में भीमदेव सोलंकी। अगर इनका गुट बन जाता है तो हमने बात की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया है और आबू के युद्ध में भीमदेव ने गौरी को हराया है। अगर ये दोनों साथ में मिलकर लड़े तो गौरी की क्या हैसियत। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ये भूले, छोटी मोटी बातों को लेकर पड़ोसियों के साथ युद्ध किया और ये उल्टा पृथ्वीराज के लिए क्या हो गए, सरदर्द हो गए और पृथ्वीराज का क्या हो गया, सैनिक व्यय बढ़ गया। ऐसी स्थिति में वापस कहां पहुंचते हैं, तराइन के मैदान में। कौन सा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कब की बात है, 1192 की। यहां पृथ्वीराज चौहान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ नहीं थे क्योंकि एक तो वो बुलावे में है कि गौरी युद्ध करने नहीं बल्कि क्या संधि के मूड में है। और ऐसी स्थिति में जब पृथ्वीराज चौहान, सेनाएं तैयार नहीं थी, सुबह सुबह अपने नित्य कर्मों में व्यस्त थी, उसी समय गौरी ने अचानक क्या कर दिया, पृथ्वीराज के खेमे पर अटैक कर दिया। हम सब जानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। हार के कारण कई सारे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां विवाद किस बात को लेकर है, वो विवाद है पृथ्वीराज की मृत्यु। पृथ्वीराज की मृत्यु। पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? तो पृथ्वीराज प्रबंध यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई थी, है ना। पृथ्वीराज प्रबंध में क्या लिखा है, आधुनिक इतिहासकार भी यही बात मानते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो गई कि पृथ्वीराज चौहान की जीत संभव नहीं रही तो पृथ्वीराज को क्या कर दिया गया, युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया गया और सिरसा कहां पड़ता है, हरियाणा, यहां पर पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और यहीं पर गौरी के सैनिकों ने क्या कर दी, पृथ्वीराज की हत्या कर दी। यह आधुनिक इतिहासकार भी यही मानते हैं। दूसरा एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या कहता है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और पकड़ के कहां ले जाया गया, गजनी ले जाया गया और गजनी ले जाकर पृथ्वीराज को क्या कर दिया, अंधा करवा दिया गया। अब बता रहे हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई। ये खुद क्या करे गए, पीछे पीछे गए सूफी वेश में, वहां जाके गौरी से मिले, बोले ये वही है क्या, इंडिया वाला पृथ्वीराज? बोले हाँ है तो वही। अरे बोले गजब का आदमी है, ये तो जिधर आंख बंद करके भी निशाना लगा सकता है। गौरी ने कहा आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, हमने परमानेंट बंदोबस्त कर लिया, क्या बताओ। बोले एक बड़ी सी घंटी लगाओ और उधर क्या करो, निशाना लगाओ। पृथ्वीराज आंख बंद करके निशाना, जबकि पृथ्वीराज एक बाण चलाता था, शब्दभेदी बाण। अब देखो दोस्तों ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। शब्दभेदी बाण कोई भारत में नया नहीं था। पृथ्वीराज चौहान से पहले भी हमारे ऐसे कई ग्रंथों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि आंख बंद करके भी निशाना लगाया जा सकता है। रामायण काल में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, महाभारत काल में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। किसी और की क्यों बात करें, महाभारत काल में अर्जुन अंधेरे में तीर चलाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। या भगवान राम के पिता दशरथ भी शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, उसके बाद में भी कई ऐसे शासक हुए हैं जो इस प्रकार का बाण चलाना जानते थे। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, अगर आप बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो तो सब कुछ संभव है।
ये हम कहना कि शब्दभेदी बाण चलाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, और पृथ्वीराज चौहान जैसे योग्य व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी संभव है। तो शब्दभेदी बाण चलाता था, और ऐसी स्थिति में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण दिया, गौरी ने अपने पूरे गांव को बुला दिया, ला जाओ बड़ा खेल दिखाते जोरदार। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण आए और ये चंद्रवरदाई ने बोलना शुरू किया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, क्या ऊंचो बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। और इतना बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने निशाना बनाया और गौरी को मार गिराया। उसके बाद में क्या हुआ, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई को मारकर अपनी यह लीला को क्या कर लिया, समाप्त कर दिया। यह बात किसमें लिखी है, पृथ्वीराज रासो में लिखी है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस घटनाक्रम को मान्यता नहीं देते। कारण यह कि 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध होता है। तो अगर पृथ्वीराज चौहान गौरी को मार देता है तो चंदावर के युद्ध में गौरी कहां से आ गया। और समस्या आगे भी है, 1206 तक गौरी जिंदा है। 1206 में गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। एक ग्रंथ है अमीर महाकाव्य। यह अमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। यह अमीर महाकाव्य में क्या बताया गया, तो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी नहीं ले जाया गया बल्कि अजमेर लाया गया। अब अजमेर पर क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान अपने गौरी का अधिकार हो गया। और यहाँ अजमेर में पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, किसके साथ मिलकर, अपने प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, किसको मारने की, गौरी को मारने की। और ऐसा ही उदाहरण किसने, ताज उल मासिर नाम का एक ग्रंथ है जिसका लेखक है हसन निजामी। हसन निजामी, ये हसन निजामी भी यही कहता है कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, प्रताप सिंह के साथ मिलकर गौरी के खिलाफ षड्यंत्र किया, इसलिए सुल्तान नाराज हो गया और पृथ्वीराज की हत्या करवा दी। ये 2 ग्रंथों में, अमीर महाकाव्य में भी है और हसन निजामी ने भी इस प्रकार की बात कही है। ऐसी स्थिति में हम क्या उत्तर करें, परीक्षा में सवाल आ जाए तो क्या करें। तो देखो मित्रों, संभावना ये रहती है जो विषय विवादित होते हैं उन विषयों पर प्रश्न पूछा नहीं जाता, फिर भी पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन डिलीट होते हैं। और हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें उत्तर क्या करना, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सिरसा को। लेकिन प्रश्न अगर पूछ ले पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है, तब हमें पृथ्वीराज को गजनी पहुंचा देना है। या प्रश्न पूछ ले हसन निजामी या अमीर महाकाव्य के अनुसार क्या है, तो पृथ्वीराज को कहां पहुंचाना है, अजमेर। कुछ विद्वान आजकल ये भी कह रहे हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान मरा ही नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में संधि हो जाती है। और इसी कालखंड का गौरी का एक सिक्का प्राप्त होता है जिसके एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम, जो गौरी की क्या है, उपाधि है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान कुछ समय मरा नहीं था बल्कि शासन और चला था। अब इसमें यह भी संभव हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंदराज, इसने क्या कर लिया था, गौरी के साथ समझौता कर लिया था। यह सिक्का गोविंदराज के काल का भी तो हो सकता है। हम ये क्यों माने पृथ्वीराज चौहान के ही काल का है, हो सकता है गोविंदराज के काल का हो और उसके पिता के सम्मान में ये लिखा हो, है ना, इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर तराइन के दूसरे युद्ध ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। हमें उलझन में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न डायरेक्टली पूछे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां हुई, ऑप्शन में सिरसा है, आपका उत्तर सिरसा हो जाना चाहिए। रासो के अनुसार कहां हुई, तो गजनी में हो जाना चाहिए। और अगर पूछे दूसरा कोई कारण दे तो फिर अमीर महाकाव्य के अनुसार या हसन निजामी के अनुसार अजमेर हुई। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार की बात होती है और उसके कारणों की बात होती है, तो अमीर महाकाव्य में क्या कारण बताया जा रहा था। एक्चुअल में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था, नाट्यरंभा। और बता रहे हैं कि कुछ पृथ्वीराज के अपने ही लोगों ने पृथ्वीराज के साथ धोखा किया और पृथ्वीराज को यह घोड़ा दे दिया
हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाला था, उसके स्थान पर उसके अपने लोगों ने क्या लिख दिया, ये घोड़ा, और ये नाचने वाला घोड़ा था। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं यह तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने वाली बात हुई। ये कैसे संभव है कि आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को न पहचान सको और इतना बड़ा सम्राट नाचने वाले घोड़े में और युद्ध के घोड़े में अंतर न कर सके। ये बातें संभव नहीं है, ये पर्दा डालने वाली बात है। या कहे कि कुछ अपने ही लोगों ने धोखा दिया, या यूं कहे कि पृथ्वीराज भुलावे में रह गया, पृथ्वीराज को एंड टाइम पे सहायता नहीं मिली। यह तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं यह सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का तरीका है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज ने स्वयं ही कई सारी गलतियां की थी। ग्वारी को भागते हुए छोड़ना, उसके बाद में संयोगिता का प्रसंग होना, उसके बाद में अपनी सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा का व्यवस्था नहीं करना, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था न करना, ग्वारी को बहुत ज्यादा हल्के में लेना, ये पृथ्वीराज चौहान की बड़ी बड़ी गलतियां थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कितनी ही गलतियां गिनाओ, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन होता है तो उसमें बहुत सारी बातें विशेष जो इस उम्र में किसी शासक में कम ही मिलती है। क्या क्या खास बातें हैं, तो एक तो आप ध्यान रखना, कुछ फैक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि एक पृथ्वीराज का घोड़ा, तो ये परीक्षा में सवाल पूछ लेता है, घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। दूसरा, तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज के सहयोगी, तो एक नाम ध्यान रखो, गोविंद राय, जो कहां का, दिल्ली का गवर्नर है। दूसरा नाम ध्यान रखो, सामंत सिंह। सामंत सिंह मित्रों ध्यान रखना, मेवाड़ का शासक है, वागड़ का शासक, और ये पृथ्वीराज चौहान के बहनोई है, ये भी युद्ध में काम आए थे। तीसरा ध्यान रखोगे, खांडेराव, ये पृथ्वीराज चौहान के दोनों युद्धों में मुख्य सेनापति थे, खांडेराव। चौथा नाम ध्यान रखोगे, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। ये सब क्या है, पृथ्वीराज चौहान के मुख्य मुख्य सेनापति। इसके बाद में पृथ्वीराज की उपाधियां, तो पृथ्वीराज की उपाधियां दो ध्यान रखो, एक तो थी दल पुंगल, दल पुंगल, दूसरी थी राय पिथौरा, राय पिथौरा, तीसरी थी भारतेश्वर, भारतेश्वर, भारत का सम्राट भारतेश्वर। राय पिथौरा, पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया दिल्ली में, जो वर्तमान में कुवल उल इस्लाम नामक मस्जिद है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदला। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान धार्मिक रूप से सहिष्णु है। ध्यान देना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के काल में भारत आए, पृथ्वीराज तृतीय के काल में भारत आए, और न केवल भारत आए, इनको अजमेर में जगह भी किसने दी है, पृथ्वीराज चौहान ने दी है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान क्या है, धार्मिक रूप से सहिष्णु है। स्वयं पृथ्वीराज कई भाषाओं का ज्ञाता है। पृथ्वीराज के अगर भाषा ज्ञान की बात करें तो स्वयं पृथ्वीराज चौहान संस्कृत, फारसी, अवधी और मागधी भाषा का ज्ञाता था, है ना। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान, तो पृथ्वीराज के दरबार में सबसे पहले तो एक नाम ध्यान रख लो आप, जयानक, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है। दूसरा आप नाम ध्यान रखो, चंदवरदाई,
जिसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? पूरा किया था जल्हण ने। जल्हण पृथ्वी अपने चंद्रवरदाई के क्या है? पुत्र हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज के दरबार में पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जनार्दन, जिनसेन, पद्मप्रभा, कैम्बास, ये सब पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान हैं। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि कैम्बास तो बहुत बड़ा विद्वान था, और ये कैम्बास और पृथ्वीराज चौहान के काल में जिनसेन और पद्मप्रभा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, और उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कौन करता है? स्वयं कैम्बास करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैम्बास भी क्या है? अपने कालखंड का खुद अपने आप में क्या था? बड़ा विद्वान था। अन्यथा फिर कैसे कोई ऐसे इस प्रकार से अध्यक्षता कर सकता है? इसके अलावा एक विद्वान आशाधर, ये भी किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में रहता था। पृथ्वीराज चौहान के काल में स्थापत्य की नई शैली का विकास होता है, हिंदू मुस्लिम मिश्रित या फारसी शैली। फारसी शैली स्थापत्य की नई शैली, इसका विकास भारत में किसके काल में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की अनेक उपलब्धियां हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक नया नवेला शासक था जिसने जोश जोश में प्रारंभ में कुछ उपलब्धियां हासिल कर दी और बाद में क्या हो गया? सब कुछ खेल खत्म हो गया। केवल इतने कहने से बात समाप्त नहीं हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की अपनी कुछ योग्यताएं हैं, अपनी कुछ विशेषताएं हैं। बाकी मात्र 26 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होने वाले से आप और क्या चाहते हो ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट है। एक लाइन और बता दूं आपको कि पृथ्वीराज चौहान ने कहां पर? दिल्ली में। कौन से? पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुल इस्लाम नामक मस्जिद में बदला। ये और एक ध्यान रखो, पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर का शासक बना था गोविंदराज। और ये गोविंदराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। और पृथ्वीराज चौहान के एक भाई था जिसका नाम था हरिराज। ये कौन है? पृथ्वीराज का भाई। और ये हरिराज ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। ये हरिराज ने क्या कर दिया? गोविंदराज को सत्ता से हटाकर, कुर्सी से हटाकर स्वयं शासक बन गया था। ये बात जब पता चली किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी फौज लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? अजमेर की ओर रवाना होता है। जैसे ही अजमेर पर तुर्कों के हमले की सूचना मिलती है, हरिराज क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है।
है ना, ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में अजमेर पर कौन अधिकार करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी समय वो 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह वो सारे कांड किए इसने। और ऐबक ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और गोविंदराज को कहां भेज दिया, रणथंभौर भेज दिया। तो इस प्रकार से चौहान वंश अजमेर से कहां चला जाता है, रणथंभौर चला जाता है। और इस प्रकार से ये अजमेर के चौहान वंश क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो यह था पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आशा करता हूं जानकारी आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगी और एग्जाम की दृष्टि से तो उपयोगी होनी ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो इसी मुद्दे पर होगी, रणथंभौर का चौहान वंश, जहां हमें एक महान शासक को पढ़ना है, हमीर देव चौहान। सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदरी फड़े एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जी हाँ दोस्तों, एक महान 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 शासक, 16 युद्धों का विजेता हमीर देव चौहान। तो अगली क्लास हमारी उसी पर होगी। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरी क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।